नमस्कार, स्वागत है आपका द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल में। जैसा कि आपको पता है, नेट जेआरएफ कॉमर्स की तैयारी हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं, वो भी कम्प्लीटली फ्री। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जो लोग पहले से ज्वाइन किए हुए हैं वो जानते हैं कि हम यूनिट 2 पर के हैं। जो लोग आज पहली बार क्लास कर रहे हैं उन्हें बता दें कि यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 में भी आज पार्टनरशिप के टॉपिक का लास्ट क्लास, यानी आज पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी और फिर 3 से 4 क्लासेस में आपका पूरा यूनिट 2 भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि 10 की 10 यूनिट आपको 30 नवंबर से भी पहले करा दे, ताकि आपके पास रिवीजन के लिए भी 10-15 दिन बचे दिसंबर वाला। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा साथ देना होगा, थोड़ा सा रेगुलरली क्लासेस करनी होंगी और आपको फीडबैक भी देने होंगे जो आपको आवश्यक लगते हैं, जो आपको ज़रूरत लगती है इस केस में। ठीक है, ये है मेरे बारे में कुछ जानकारी जिसे आप ज़रूरी समझें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आज का टॉपिक होने वाला है डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप की ये लास्ट क्लास है, मतलब जो आप यूनिट 2 है उसमें जो टॉपिक है पार्टनरशिप, वो एक अलग से यूनिट के अंदर सब यूनिट जिसको आप कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इसके लगभग सारी क्लासेस हो चुके हैं। तो जिसने एडमिशन नहीं पढ़ा, रिटायरमेंट नहीं पढ़ा, पार्टनरशिप की बेसिक्स नहीं पढ़ी, वो लोग पहले वो सब पढ़ लें, फिर इस क्लास को करें। और जो लोग पहले से क्लास कर रहे हैं या जिनको बेसिक आइडिया है, तो लोग डायरेक्टली डिसोल्यूशन देख सकते हैं। तो डिसोल्यूशन क्या होता है? जब डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पूरी तरह से डिसकंटिन्यू हो जाना। ठीक है, मतलब वो जब वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। अभी हम लोगों ने रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात की। तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में हम क्या करते हैं? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम क्या करते हैं कि एक पार्टनर चला जाता है तो वो एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, नया एग्रीमेंट बनाते हैं, तो उस समय वो एग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की। यहाँ पे एग्रीमेंट ही नहीं डिसॉल्व होगा, पूरी फर्म ही खत्म हो जाएगी। मान लीजिए 3 लोग हैं, ए बी सी, वो पार्टनरशिप फर्म में है। रिटायरमेंट में हमने क्या पढ़ा कि सी चला जाता है, नया एग्रीमेंट बनता है। एडमिशन में हमने क्या पढ़ा कि ए बी सी थे पहले से और डी आता है तो नया एग्रीमेंट बनता है, पुराना वाला एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। डिसोल्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे? ए बी सी इन तीनों ने पार्टनरशिप खत्म कर दी और वो फर्म, जो मान लीजिए अगर वो टॉयज बेचती थी तो वो फर्म ही बंद हो गई। अब कोई टॉय नहीं बेचा जाएगा, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोबारा नहीं बनेगा, सब कुछ खत्म हो गया। दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कंटिन्यूस उसको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? पूरे ऑल द पार्टनर्स में डिसोल्यूशन होगा। इट मीन्स कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रिलेशनशिप और बिजनेस एक्टिविटी कम्स टू एन एंड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की जब बात करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की याद रखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे तो पूरा बिजनेस एंड पे आ जाएगा, वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या आता है। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, मतलब पूरी की पूरी फर्म खत्म हो जा रही है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। और अभी हम लोग जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? इसमें फर्म नहीं है, खाली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप कब खत्म होती है? तो आपको याद होगा हम लोगों ने एडमिशन में पढ़ा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, नई एग्रीमेंट बनती है, तो उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। ऐसे ही रिटायरमेंट में होता है, ऐसे ही डेथ में होता है, ऐसे ही कोई पार्टनर अगर निकाल दिया जाए तब भी हो सकता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक ही चीज है? तो नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट अभी तक था वो खत्म, अब नया एग्रीमेंट बनेगा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि जो फर्म थी वही खत्म हो जाएगी, अब कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, पूरा मैटर वहां पे क्लोज हो जाएगा। दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो केसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? ये खाली इसीलिए मैंने लगा दिया, मैंने आपको एडमिशन में पढ़ाया, रिटायरमेंट में पढ़ाया, पर यहाँ इसीलिए लगा दिया क्योंकि जब एनटीए पूछता है तो इन दोनों टॉपिक में कंफ्यूजन हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वो आपसे पूछ देगा और आप उसको बता देंगे कि ये तो वॉलंटरी बेसिस पे होता है, जबकि आंसर इसमें से होना चाहिए। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या केस हो सकते हैं? कोई नया पार्टनर आया तो एग्रीमेंट टूटेगा, नया एग्रीमेंट बनेगा, आपने पढ़ा। रिटायरमेंट, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, उसका टाइम उम्र हो गया या किसी भी कारण से वो रिटायर हो गया तो भी नया एग्रीमेंट बनेगा, पुराना खत्म। एक्सपल्शन मतलब किसी को निकाल दिया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट होने का मतलब है कि अब जो लाइबिलिटी पे करने की कैपेबिलिटी में नहीं है, तो जाहिर सी बात उसका अकाउंट सेटल करके हम लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे, तो इंसॉल्वेंट पार्टनर को हटा देते हैं। तो ये भी, इसको भी आप एक्सपल्शन कह समझ सकते हैं। और इन केस ऑफ पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, 3 साल के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था, 3 साल बाद अपने आप ही एग्रीमेंट खत्म हो गया, आप 3 साल बाद नया एग्रीमेंट बनाएंगे, नए टर्म्स एंड कंडीशंस पे। तो ये क्या है? केसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर से बता रहा हूं, क्या केसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड केसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक होंगे? नहीं, वो कंप्लीटली अलग टॉपिक है। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हम आज तक पढ़ चुके हैं, उसके लिए कोई अलग से हेडिंग नहीं है। जो आपने एडमिशन पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा, वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट था। आज बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है? तो देखिए, इस पूरी मैंने आपके लिए आसान भाषा में समझने के लिए पूरा डाल दिया है। आपको समझना क्या है? द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज दिस में बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो आपको एग्जांपल दिया है कि अगर ए और बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया सी, जो आपको मैंने समझाया, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। एक पार्टनर रिटायर हो गया सी,
तो भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। लेकिन ए बी सी तीनों ने कहा कि आज की डेट से हम इस बिजनेस को बंद करते हैं, अब ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा, एग्रीमेंट तोड़ लेंगे, सब कुछ नए तरीके से बनाएंगे। मतलब सब कुछ, मतलब कुछ नया बनेगा ही नहीं, सब खत्म, अब बिजनेस ही खत्म, सब अपने अपने घर जाओ। दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल है, अगर याद रखने के लिए आपको एग्जाम्पल समझना हो तो आप समझ सकते हैं। ठीक, क्या एग्जाम्पल है? ए और बी comes to an end of the partnership between A and B, C comes to an existence. This is dissolution of partnership. फर्म के केस में क्या है? अगर A और B डिसाइड करते हैं टू क्लोज द बिजनेस, याद रखिएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अगर 2-4 स्टेटमेंट दे दे एनटी और पूछे कि इसमें से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है, तो याद रखिएगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की प्राइमरी कंडीशन ये है कि बिजनेस बंद हो जाना चाहिए। अगर किसी भी केस में बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है कि 2 पार्टनर की जगह एक पार्टनर चला ले रहा है, या एक पार्टनर किसी नए पार्टनर को ला रहा है फिर वो मिलकर चला ले रहे हैं, या 4 पार्टनर थे 3 चलेगा एक ही बचा है वो चला ले रहा है, किसी भी केस में अगर बिजनेस कंटिन्यू होता है तो दैट इज नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को पहचानने की पहली कंडीशन क्या है कि बिजनेस बंद हो जाएगा, पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे केसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? पहला केस है डिसोल्यूशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। जब बिना कोर्ट को इन्वॉल्व किए पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। बिना कोर्ट को इन्वॉल्व किए मतलब कोर्ट कब इन्वॉल्व होता है? जब कोई ऐसी कंडीशन बने जहां पे 2-3-4 लोग आपस में एग्री ना करें, कोई फ्रॉड का केस बने, कोई ऐसी सिचुएशन बने, तब कोर्ट इन्वॉल्व किया जाता है। अगर बिना कोर्ट इन्वॉल्व किया है इसका मतलब क्या होगा? सबकी खुशी से हो रहा होगा। तो पहला कंडीशन है सेक्शन 40, जाहिर सी बात है पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन होगा। सेक्शन 40 ये कहता है बाय कंसेंट। बाय कंसेंट का मतलब एक पार्टनरशिप फर्म है, एनी टाइम सारे पार्टनर्स ने क्या किया, और कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सबने कहा कि यार चलो इसको बंद कर देते हैं, या एक फिक्स टर्म के लिए बनाए थे कि हम 5 साल के लिए पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे और 5 साल बाद बंद कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, सबके कंसेंट से हुआ है। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है बाय एग्रीमेंट। अ पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड और ऑफ सेपरेट एग्रीमेंट। अगर एक अलग से एग्रीमेंट बना रखा था कि इतने साल बाद या इतना प्रॉफिट कमाने के बाद या इतना रेवेन्यू कमाने के बाद या फर्म की जब कंडीशन यहाँ तक हो जाएगी तब बंद कर देंगे या किसी और को बेच देंगे, खत्म कर देंगे एग्रीमेंट, उस केस में भी हम क्या करेंगे, उस केस में भी बाय, उसको बोलते हैं बाय एग्रीमेंट। जब आपने एग्रीमेंट किया हो, उस एग्रीमेंट की वजह से आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो। कंपल्सरी डिसॉल्यूशन ये क्या है? अगर इनमें से, मतलब अभी नीचे जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, इनमें से कोई भी इवेंट टेक प्लेस करता है, कोई भी काम होता है, तो फर्म को कंपल्सरी डिसॉल्व करना पड़ेगा। कंपल्सरीली का मतलब ये होता है कि पार्टनर्स की मर्जी हो या ना हो, वो एक सेपरेट मैटर है। अगर नीचे दिए गए किसी भी केस को फॉलो होता है, जैसे अनलॉफुल बिजनेस है, मान लीजिए आप ऐसा बिजनेस, आप ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलेगा बंद ही करना पड़ेगा। तो अगर मतलब ऐसा कोई भी कंडीशन बनता है जहां पे आपको बंद करना ही पड़ेगा मजबूरी में, तो दैट इज नोन एज कंडीशन, जिसको आप बोलते हैं कंपल्सरी कंडीशन, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर ऐसा है, सारे पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, एक को छोड़ के बाकी सब अगर इंसॉल्वेंट बन गए, तो इसका मतलब एक ही बंदा सॉल्वेंट है और एक आदमी की तो कभी पार्टनरशिप होती नहीं। पार्टनरशिप का मतलब है मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। तो मान लीजिए आपके यहाँ 4 लोग की पार्टनरशिप फर्म थी, इसमें से 3 इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट होने का मतलब होता है, आम भाषा में उसको कहते हैं बैंकरप्सी की जो केस होती है, मतलब जब किसी के पास एकदम पैसा नहीं बचता, दिवालिया होना, एग्जैक्ट वर्ड इज दिवालिया होना, जब किसी के पास पैसा नहीं बचता। तो अगर 4 में से 3 लोग इंसॉल्वेंट हो गए, उनके पास कोई लायबिलिटी पे ऑफ करने की क्षमता नहीं, कोई पैसा ही नहीं बचा, तो एक बंदा बचा। अब भले इसके पास क्षमता हो तीनों के बराबर, लेकिन क्या एक बंदा पार्टनरशिप कहलाएगा? अगर 3 लोग को निकाल दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि चौथे को भी बंदी करना पड़ेगा। फर्म अकेले तो पार्टनरशिप फर्म नहीं चला सकता, फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से बिजनेस बनाए या कंपनी के नाम से बिजनेस बनाए, 1% कंपनी के नाम से, बात अलग है। तो समझ के पहली कंपल्सरी कंडीशन क्या है? अगर एक को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर केस में आपको बिजनेस को कंपल्सरीली बंद करना पड़ेगा, चाहे आपकी मर्जी हो चाहे ना हो। दूसरा मैंने बताया, अगर अनलॉफुल बिजनेस है, ऐसा कोई बिजनेस है जो कि लीगल नहीं है, या मान लीजिए पहले लीगल था फिर नया लॉ आया वो इलीगल हो गया। जैसे बिहार में पहले आप पार्टनरशिप फर्म खोला था, आपने लीकर की शॉप खोली थी, अब क्या हुआ, बिहार में लीकर बैन हो गया, या गुजरात ट्राई स्टेट वहां लीकर बैन हो गया, तो आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म तो बंद करनी पड़ेगी, कंपल्सरी, आपकी मर्जी हो या ना मर्जी हो। ठीक है, या किसी कंट्री से हमारे रिलेशन खराब हो गए, एलियन कंट्री मतलब होता है किसी से रिलेशन खराब हो गए और आप उनके साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, गवर्नमेंट ने कह दिया कि उनके साथ ट्रेडिंग आज से बंद, तो अगर वो आज से बंद तो आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये 3 कंडीशन हम लोगों ने पढ़ ली। अब सेक्शन 42 क्या कहता है? सेक्शन 42 कहता है डिसॉल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ एन कंटीजेंट इवेंट। मतलब आपने अपनी म्यूचुअल एग्रीमेंट से नहीं किया है, आपने कंसेंट से नहीं किया है, कंपलसरी भी नहीं था आपके लिए करने के लिए, फिर भी मान लीजिए कुछ ऐसा कंटीजेंट हो गया, ऐसा कोई मतलब अनफोर्सीन चीज हो गई जिसके चक्कर में आपको बंद करना पड़ा। एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, तो चलिए वो कंटीजेंट तो नहीं है, यहाँ पे लिख दिया है फर्म इज कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स पीरियड, तो ठीक है, करना ही पड़ेगा। अगर फिक्स पीरियड आप 3 साल के लिए बनाया तो 3 साल खत्म हो गया तो बंद ही करना पड़ेगा।
ऑन अचीवमेंट ऑफ द स्पेसिफिक टास्क। आपने एक पार्टनरशिप बनाई थी एक टेंडर के लिए कि इस रोड का टेंडर हमको मिल जाए, इसलिए आपने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई थी। अब वो स्पेसिफिक टास्क यानी जो आपको रोड बनाने का काम था वो कंप्लीट हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपको फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ये भी हो गया एक काम। अब जो मेजर जिनको कंटीजेंट इवेंट स्पेशली जिनके लिए कंटीजेंट वर्ड अलग से लिखा गया वो ये है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। दो पार्टनर्स थे, एक ही डेथ हो गई, अब एक ही बंदा बचा तो पार्टनर्स है नहीं, तो अच्छा चाहे ना चाहे आपके अगर पार्टनर की डेथ होगी तो फिर डिसॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये जाहिर सी बात है तभी होगा जब दो केस होगा। ज़्यादा पार्टनर है, एक की डेथ हो गई तो फिर तो एग्रीमेंट खाली डिसॉल्व होगा, फर्म नहीं डिसॉल्व होगी। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स हम लोगों ने पढ़ा, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया एकाएक, और रेजिग्नेशन ऑफ पार्टनर, दो पार्टनर थे एक ने छोड़ दिया, रेजिग्नेशन कर दिया, एक बंदा बचा, तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। अगर एक से ज़्यादा है तो क्या डिसॉल्व होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर तीन पार्टनर हैं और एक की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी या क्या डिसॉल्व होगा, आप दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए। सेम गोज विद इंसॉल्वेंसी, 5 पार्टनर थे, एक इंसॉल्वेंट हो गया, क्या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3, 4 पार्टनर्स थे, एक ने रेजिग्नेशन दे दिया, क्या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी या कुछ और डिसॉल्व होगा, वो आपको बताना पड़ेगा एक कमेंट सेक्शन में। कमेंट करिए, इससे क्या होता है थोड़ा हमको पता चलता है कि आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। देखिए कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। आप पेपर 1 के लिए टॉपिक पढ़ रहे होंगे कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में जो अपने पहला टॉपिक में पहला फीचर पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा होगा कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कई बार ये लर्नर ओरिएंटेड होता है, कई बार ये टीचर ओरिएंटेड होता है, वो सब बात की बात है, लेकिन दोनों हर केस में कंडीशन क्या होती है कि ये टू वे होता है। तो वैसे ही यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, लेक्चर ले रहे हो, तो ये टू वे होना चाहिए। मैंने जो पूछा कमेंट सेक्शन में बताओ, पसंद आता है तो बताओ, वीडियो को लाइक करो, हमें पता चलता है कि आपको पसंद आ रहा है, वीडियो में कमेंट करो तो हमें कुछ फीडबैक मिलता है, सब आके आप सब्सक्राइब शेयर तो करते ही हो। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, ये सेक्शन 43 क्या कहता है, नोटिस के केस में डिसॉल्व होना, मतलब नोटिस से डिसॉल्व होना। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, a partner can dissolve it by giving written notice of dissolution to other partners duly signed by him। पार्टनरशिप एट विल मतलब ये एग्री, पार्टनरशिप एट विल मतलब ये बाय डेफिनेशन ही ऐसी पार्टनरशिप है कि जब तक विल मानी इच्छा, जब तक हमारी इच्छा होगी, जब तक हमारा मन होगा तब तक ये पार्टनरशिप चलेगी। तो मान ली मैंने पार्टनरशिप एट विल की थी किसी के साथ, ठीक है, और मैंने कहा था जब तक मेरी इच्छा रहेगी तब तक मैं पार्टनरशिप में रहूंगा। तो सेक्शन 43 ये कहता है कि जब मेरी इच्छा खत्म हो जाए तब मुझे एक नोटिस देनी पड़ेगी सारे पार्टनर्स को कि भैया मेरी इच्छा खत्म है, अब मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूँ। ये रेजिग्नेशन से अलग कैसे है, रेजिग्नेशन तब माना जाता जब पार्टनरशिप एट विल नहीं होती, नॉर्मल पार्टनरशिप होती कि भाई पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है 6 साल के लिए, मैं बीच में छोड़ के चला जा रहा हूँ। मैंने एग्रीमेंट ही पार्टनरशिप एट विल पे किया है, हम लोगों ने पार्टनरशिप एट विल वाला एग्रीमेंट बनाया है। इस एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जब मन करेगा पार्टनर का, जब तक उसकी विल होगी तब तक वो रहेगा, वरना वो चला जाएगा। तो मेरी विल हुई, अब मेरी इच्छा नहीं है आपके साथ काम करने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो आप मुझे आपको एक नोटिस दें। ऐसे तो नहीं मैं रैंडमली कभी बोल दूँ कि मैं 3 दिन आया नहीं, फिर मुझे फ़ोन आ रहा है कि मिस्टर ABC, आप मिस्टर C, मिस्टर B आप कहाँ हैं, मैं कह दूँ नहीं मेरा इच्छा नहीं है, पार्टनरशिप फर्म खत्म। तो ऐसे तो होगा नहीं, उसका एक लीगल प्रोसेस होगा। तो लीगल प्रोसेस सेक्शन 43 में ये कहता है कि आपको बाकी पार्टनर्स को एक नोटिस सबमिट करनी होगी कि अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मेरा जो भी काम था वो हो गया, अब मैं जाना चाह रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन बाय नोटिस। ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको। डिसोल्यूशन बाय नोटिस क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ हैपनिंग ऑफ कंटीजेंट इवेंट क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स क्या है, सब कुछ। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, याद करिए हम लोगों ने पहले किसमें बांटा था, अब तक उन स्टेप्स की बात कर रहे थे जिसमें कहीं भी कोर्ट इन्वॉल्व नहीं था। ये सब आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, अपने खुद नोटिस दे दे रहे हो, किसी की डेथ हो जा रही है तो उसमें भी कोर्ट का लेना देना नहीं है, कोई इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, आप अनलॉफुल एक्टिविटी, अभी तक कुछ बात नहीं, या खुद से आपको पता चला। अब मान लीजिए अगर बात कोर्ट तक पहुंच जाती है तो क्या कर डिसोल्यूशन होता है। सेक्शन 44 ये याद रख लीजिए, इसका सेक्शन बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कौन से सेक्शन में, तो सेक्शन 44 में। Insanity of a partner, on the application of any part of the partner, court may order for the dissolution of firm if a partner has become of unsound mind। 2 पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे, अब आपने एग्रीमेंटशिप तो बनाई थी, अब उसमें से एक पार्टनर पागल हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया। पागल होना, पागल कहना इज नॉट अ गुड टर्म, लेकिन समझाने के लिए, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ बट समझाने के लिए, क्योंकि देखिए लेक्चर आप दोगे तो वो उस भाषा में देना होता है जिसमें ज़्यादातर लोगों को समझ में आए। तो अनसाउंड माइंड का मतलब अभी आप समझ लीजिए वो इनकैपेसिटी वाला हो गया, मतलब वो डिसीजन लेने में सक्षम नहीं, सही से डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। तो अब आप ऐसे आदमी के साथ पार्टनरशिप तो कंटिन्यू करोगे नहीं। तो आपने कोर्ट में गए, आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो पार्टनर थे, पार्टनर B थे हमारे, ये जो है ये अनसाउंड माइंड के हैं, इनका दिमाग अभी ठीक नहीं है, अब डिसीजन लेने की स्थिति में, ठीक नहीं का मतलब है डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है, सही गलत नहीं समझ पा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट ये ऑर्डर कर देगा कि इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया जाए। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे टॉपिक में हम बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर। कोई भी पार्टनर मान लीजिए फिजिकली या मेंटली वाली, तो हमने अनसाउंड माइंड वाली बात कर ली, यहाँ तक ज़्यादा फिजिकली वाली बात है। इनकैपेसिटी मतलब एक, इसमें हमेशा याद रखिए कोई ना कोई पार्टनर कोर्ट तक केस लेके जाएगा, तभी तो कोर्ट को पता चलेगा। तो अगर एक पार्टनर, मान लीजिए पार्टनर A ये कोर्ट में जाके कंप्लेंट करता है कि पार्टनर B
क्या हो गए हैं, वो इनकेपेबल हैं, वो इनकेपेसिटी उनके अंदर आ गई, मे बी कोई हादसा हो गया और कुछ भी हो गया, वो किसी भी तरह से सक्षम नहीं, कैपेसिटी नहीं उनके पास काम करने की फर्दर। तो इस पे क्या होगा, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आप पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करें। अब ध्यान रखिए, इसमें भले 4 पार्टनर हो रहे, एक ही अनसाउंड माइंड का हुआ हो, एक ही इनकैपेसिटी का हो, लेकिन कोर्ट पूरी फर्म को बंद करने की बात कह सकता है। ठीक है। मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर, कुछ ऐसा जो एक तो पार्टनर कंप्लेन कर रहा है तो जाहिर सी बात अपने खिलाफ खुद कंप्लेन करेगा, नहीं तो पार्टनर अदर देन सुइंग, जो केस सू करना मतलब केस करना, तो जो पार्टनर केस कर रहा है, जो पार्टनर कोर्ट तक मामला ले जा रहा है, उसके अलावा कोई बंदा अगर ऐसा इसकी वजह से फर्म को लॉस हो गया है, उसके मिसकंडक्ट की वजह से, उसने मान लीजिए किसी के साथ एग्रीमेंट करना था, उसने पार्टनरशिप का फर्म का पैसा पार्टनरशिप में डलवाने के अपने अकाउंट में डलवा लिया, या ऐसा कोई भी लीगल काम किया, आपने केस किया। अब केस किया तो गवर्नमेंट क्या, कोर्ट क्या कह सकती है, कोर्ट कह सकती है कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दीजिए, इस फर्म को डिसॉल्व कर दीजिए, नया बनाइए। कॉन्स्ट, क्योंकि फर्म क्या हुआ, अगर एक बार भी मिसकंडक्ट हो गया तो फिर धीरे धीरे फर्म की इज्जत खराब हो गई, वैसी फर्म के साथ कौन डीलिंग करना चाहेगा, तो एज अ पार्टनर आपका नुकसान तो होगा अगर वो कंटिन्यू भी करे तो। इसलिए कॉन्स्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर है, जाहिर सी बात है इसमें भी कोई ना कोई केस लेके जाएगा। मान लीजिए पार्टनर बी है, ये कंटिन्यूअसली एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे नहीं रहे, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मान लीजिए ले लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दे रहे, इनसे कहा जा रहा है कैपिटल लाइए, नहीं ला रहे, प्रॉफिट शेयर करने को कहा जा रहा है, इक्वली बांट नहीं रहे। अब लगातार ये एग्रीमेंट को ब्रेक कर रहे हैं, तो एक दो बार तो आप चला लोगे, भाई दोस्ती में पार्टनरशिप की थी, लेकिन कब तक चलाओगे, आपने बिजनेस तो पैसे के लिए किया ना अंत में। अब इस केस में क्या होगा, आप कोर्ट में जाओगे कि भाई सर ये जो मिस्टर बी हैं, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने ऐसा बनाया था कि 6% 50% मुझे मिलेगा, 50% इन्हें मिलेगा, ये मुझे मेरा शेयर नहीं दे रहे हैं, या ये कोई एग्रीमेंट मानते नहीं है, ड्राइंग करते रहते हैं जबकि हमारे यहाँ ड्राइंग मना है, या ड्राइंग पे 4% 5% इंटरेस्ट देना होता है, ये कुछ देते नहीं है, ड्राइंग कर लेते हैं, जब मन करता है वापस चले जाते हैं, जो बिजनेस का सामान है अपने लिए यूज़ करते हैं, मुझे यूज़ करने की परमिशन नहीं, जबकि बिजनेस का सामान दोनों को बराबर यूज़ करने की परमिशन होनी चाहिए फॉर द बिजनेस पर्पस, जाहिर सी बात है। तो ऐसे जो एग्रीमेंट में ब्रीचेस हो सकते हैं, इसके लिए आप कोर्ट जाओगे। अगर कोर्ट में साबित हो जाता है तो कोर्ट क्या कहेगा, इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को, इस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दीजिए। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, व्हेन एनी ऑफ पार्टनर अदर देन सुइंग, ये तो लाइन सब में कॉमन होगी, इस लाइन को छोड़िए। ट्रांसफर्स होल ऑफ इट्स इंटरेस्ट शेयर टू द थर्ड पार्टी परमानेंटली, मैंने मान लीजिए ए थे, अभी देखिए इसको ऐसे समझिए, ए थे और एक पार्टनर थे बी, एक चलिए सी भी रख लेते हैं, 3 पार्टनर रख लेते हैं, ए बी सी, ये 3 बहुत अच्छे दोस्त थे, जनरली 3 फ्रेंड्स का एक ग्रुप होता है, तो ये भी 3 बहुत अच्छे दोस्त थे। तो इन्होंने क्या किया, तीनों लोगों ने, इन्होंने कहा हम एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, हम लोग बिजनेस करेंगे और आपस में रेवेन्यू बांटेंगे। आप क्यों कर बनाते हैं, आप हम ही लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो हमें पैसे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, कभी तुमको ज़रूरत होगी तुम ले लेना, वील एडजस्ट, आपस में हम एडजस्ट कर लेंगे। और आपके पास सेल्स की स्किल अच्छी है, बी के पास, ए के पास प्रोडक्शन की टेक्निक मालूम है, और सी जो है अकाउंट फाइनेंस बहुत अच्छा देखता है, तो आपने ये सब कैलकुलेशन करके आपने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई थी। अब बी ने क्या किया, बी कह रहे हैं कि हम जाना चाह रहे हैं, और इसने अपना पूरा जो 33.33 जो भी आगे है, 33 मान लीजिए, मोटा मोटा 33 मान लीजिए, जो इनका 33% शेयर था, ये बी ने उठा करके डी को दे दिया, बेच दिया, पैसे के लिए दे दिया। अब कायदे में तो पार्टनरशिप फर्म में तो इसकी जगह नया पार्टनर आ गया, तो मेजरली आप देखें तो आपको लगेगा इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए, चाहे बी रहे या डी रहे, पर आपने जो पार्टनरशिप फर्म बनाई थी वो बी की मेंटल कैपेसिटी को, बी की स्किल्स को देख करके, अपनी और ए बी सी की बॉन्डिंग को देख करके बनाई थी। डी के साथ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आपके साथ तो धोखा हो गया। आपने जो प्लानिंग की थी कि इनकी सेल्स बहुत अच्छी है तो हम इनसे सेल्स करा लेंगे, अब डी आया, इनको सेल्स के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो आपका तो नुकसान हो गया ना। या तो आप अच्छे वैसे पार्टनर को, वैसा ही पार्टनर आता जो इक्वली रिप्लेसेबल होता। इस केस में क्या करोगे, इस केस में ए और सी क्या करेंगे, चले जाएंगे कोर्ट के पास कि सर देखिए बी ने, अब बी को आप मना तो नहीं कर सकते को अपना शेयर ना बेचे, आप उसको मना नहीं, उसको ज़रूरत है तो बेचेगा, लेकिन अब ए और सी क्या करेंगे, कोर्ट के पास जाएंगे कि सर देखिए मेरे साथ ऐसा हो गया, ये पार्टनरशिप शेयर बेचने की बात कर रहे हैं, हमने ये सोच करके एग्रीमेंट किया था, अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे। तो इस केस में कोर्ट क्या कहेगा कि अगर किसी ने परमानेंट, देखिए ये बस ये कि परमानेंटली दे रहा है, अगर मैंने 10 दिन के लिए बी ने अपना शेयर किसी को दिया तो फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई थर्ड पार्टी को परमानेंटली अपना शेयर पूरा इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दे रहा है, कुछ भी अपने पास नहीं रख रहा, अगर 50% 40% रख रहा है, थोड़ा बहुत ट्रांसफर कर रहा है तो चलेगा, लेकिन अगर पूरा ट्रांसफर कर दे रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो। और इस कोर्ट में क्या केस में कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकता है, इस केस में भी कोर्ट ही ऑर्डर कर सकता है कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। कंटिन्यूअस लॉसेस, 4 साल पहले बनाया था कि हम लोग राजा हो जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, हर महीने का नहीं कुछ तो 1-1 लाख रुपए तो कहीं से नहीं गया। जब आप बिजनेस के बारे में बात करते हो तो आप भी सोचो ना, दोस्तों के साथ बात करते हो बैठ के बिजनेस के लिए, जो आजकल बीकॉम में एमकॉम के बच्चे होते हैं, जनरली आप लोग स्टार्टअप आइडिया दिमाग में रखते हो, तो क्या रखते हो, कोई लॉसेस का आइडिया थोड़ी दिमाग में रखता है। सब यही सोचते हैं ना कि नहीं कुछ करेंगे तो भी इतना प्रॉफिट बनेगा, 6 महीने लॉस होंगे उसके बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अब आपने बिजनेस बना लिया,
बिजनेस चला, पर कोई फैसला गलत हो गया, लोकेशन गलत हो गई, या आपका बिजनेस मॉडल गलत है, या रेवेन्यू मॉडल गलत है, या आपका प्रॉफिट रेशियो गलत है, जो भी है, एक्सपेंसेस आपके नहीं बैठ पा रहे, आप पिछले 5 साल से लॉसेस कर रहे हो, तो क्या इस केस में आप पार्टनरशिप फर्म को चलाना चाहोगे? तो इस केस में आप क्या करोगे, आप कोर्ट के पास चले जाओ, कह दो भैया हमारे पास हमने 6-7 महीने का लॉस सोचा था, अब ये 5 साल से हम लॉस ही कर रहे हैं, हमको इसको फर्म को बंद करना है, तो कोर्ट ऑर्डर कर देगा भैया बंद कर दो। जस्ट एंड इक्विटेबल, द कोर्ट में ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ एनी अदर ग्राउंड विच कोर्ट थिंक। देखो अब इसे बोलते हैं कि ये कोर्ट के ऊपर है, अब तक तो आप गए कोर्ट के पास, इसके अलावा अगर किसी को ये कोर्ट को किसी मामले में लगता है, क्योंकि देखिए ये लाइन इसलिए लिखी गई है, अगर सिर्फ इतना लिखते, सिर्फ यही पॉइंट्स होते, तो कोर्ट के पास एक प्राइमरी कंडीशन होती है कि इनमें लॉ क्या होता है, लॉ सबूत पे चलता है। रिटन लॉज में जिन कहते हैं ना, जिन चीज़ के लिए अगर लॉ नहीं लिखी है किसी चीज़ के लिए वो क्राइम है, तो फिर वो क्राइम नहीं है इंडियन लॉ के हिसाब से, या तो उसके लिए स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि वो क्राइम है। तो लास्ट पॉइंट इसलिए दे दिया कि मान लीजिए इसके अलावा भी तो कोई कंडीशन हो सकती है जिसमें फर्म को डिसॉल्व करना हो, और अगर ये लास्ट पॉइंट नहीं होगा तो वो तो केवल इन्हीं 10 कंडीशन में कर पाएंगे। तो आखिरी कंडीशन जस्ट एंड इक्विटेबल, इन सारी कंडीशंस में तो कर ही सकती है कोर्ट। अगर इसके अलावा भी कोर्ट को कोई ऐसी कंडीशन लगती है जहां उनको लगता है कि अब जरूरत है कि पार्टनरशिप को खत्म कर दिया जाए, कोई लॉसेस नहीं हो रहे, आप प्रॉफिट में हो, सब कुछ बढ़िया है, कोई पार्टनर बेच भी नहीं रहा, पर अब आप लोग को एक दूसरे को भरोसा नहीं रहा, सब तीनों लोग एक दूसरे को शक से देख रहे हो कि ये मेरा पैसा चोरी कर रहा है, ये मेरा पैसा चोरी कर रहा है, तो आप लोग एक दूसरे की जासूसी करने में ज्यादा पैसा बर्बाद कर दोगे बिजनेस करने के मुकाबले। ऐसी कोई भी कंडीशन बन जाती है तो कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकता है, जो भी चीज को क्या लगे जस्ट एंड इक्विटेबल, उसको अगर फेयर लगता है, जस्ट लगता है, फेयर लगता है, तो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि अपना पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर दो। कोई समस्या आपके पास इसके यहाँ तक के लिए? नहीं तो इसके बाद बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के बारे में। कोई समस्या हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या होगा, तो जो हम लोगों ने एडमिशन में पढ़ा वही सब होगा। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज, लॉसेज अगर आ जाएंगे, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पहले जो लॉसेज हुए, मान लीजिए 10 लाख का लॉस हो रहा है जब आप बिजनेस कर रहे हैं, तो पहले आप प्रॉफिट से पे ऑफ करने के चक्कर में पड़ेंगे, नहीं कर पाए, 3 लाख प्रॉफिट था, 3 लाख पे कर दिया, कुछ बचा नहीं, तो अपने अपने कैपिटल्स में से देंगे। अगर वहां से भी नहीं बचा तो पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने पास से देंगे, क्योंकि लॉसेस तो आपको किसी थर्ड पार्टी के होंगे, उनको तो पे ऑफ करना ही पड़ेगा। तो ये सीरीज याद रखिएगा। पहले लॉस कहां से भरेंगे, अगर कोई प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या इस साल प्रॉफिट हुआ, कोई प्रॉफिट है आपके पास तो आप उससे पे ऑफ करेंगे, नहीं हुआ कुछ बच, अगर वही हो गया तो बात खत्म, कुछ बच गया उसके बाद भी तो आप अपने कैपिटल्स में से, जो कैपिटल आप वापस निकालोगे ना, तो वो कैपिटल में से पे करोगे। वहां से हो गया बहुत बढ़िया, 2 ही स्टेप पे, नहीं हुआ तो अब तीसरा आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो के हिसाब से आप लोग ला करके पैसा अपने पास से इस बिजनेस में पे ऑफ करोगे। कोई कंफ्यूजन? देखिए जो ये वाला टॉपिक है आप अपने कॉमन सेंस से बता ले जाओगे, मुझे लगता है 90% लोग कॉमन सेंस से बता ले जाएंगे, जो नहीं बता पाएंगे उनको तो मैं बता ही रहा हूँ। असेट्स का यूज क्या कैसे करेंगे, अब मान लीजिए असेट्स बची हुई हैं, आपके पास 5 लाख की असेट बची है, तो क्या करेंगे, असेट को कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे? पहला तो ये करेंगे कि अगर कोई थर्ड पार्टी को डेप्ट देना है, अब मान लीजिए पैसा मेरे पास बचा नहीं, कैपिटल मेरे पास बचा नहीं, उसका मेरे पास 30,000 लोन है, मेरे पास 30-35 हज़ार की एक मशीनरी, तो मैं उससे कहूँगा अगर आप ये मशीनरी ले लो तो बात खत्म हो जाए। तो आप असेट को पहला किस तरह से यूज कर सकते हो, डेप्ट पे करने के लिए। अगर कोई डेट बचा हुआ है तो असेट को यूज करके डेट पे करोगे। ये प्राइमरी कंडीशन भी होती है कि आपको करना भी होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप डेट असेट अपने पास रख लोगे और उधार रहने दोगे, उधार तो आपको पे ही करने, अगर फर्म बंद करनी है तो आप थर्ड पार्टी को डेट पे करने के लिए असेट का यूज कर सकते हो। दूसरा बच गया, आप क्या करोगे, अगर मान लीजिए मैं कोई पार्टनर हूँ, कोई पार्टनर है जिसका फर्म के ऊपर, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग चीज़ है। मान लीजिए पार्टनर सी हैं, इनका फर्म के ऊपर 5 लाख का लोन है, तो फर्म के पास एक कार है, अब 5 लाख तो कैश नहीं है, एक असेट के नाम पे हमारे पास एक कार है तो हमने उठा के इनको दे दी। अगर सी इज रेडी, तो अगर सी तैयार है कि हम उस 5 लाख के बदले वो कार ले लेंगे और उसकी वैल्यू भी लगभग वही है, तो हम क्या करेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस अगर कोई है उसको पे ऑफ करने को एक दूसरे को काम आ सकता है। किसी के कैपिटल अकाउंट में कुछ ड्यू है, कुछ पैसा देना है, उसमें यूज कर सकते हैं पार्टनर्स के केस में ही। और अगर इसके बाद भी असेट्स बच गए तो असेट्स क्या होंगे, पार्टनर्स में बट जाएंगे। अब देखिए इसमें आप गलती क्या करोगे, आप नॉर्मली बोलोगे इक्वली बट जाएंगे, नहीं, किसमें बटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बस ये ध्यान रखना है, सेक्शन 48 सबसेक्शन बी, सेक्शन नहीं याद रखना है, सेक्शन 48 सबसेक्शन बी क्या कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेंगे। मतलब जो भी असेट इन सारी चीजों के बाद बच जाएंगे उनको बांटेंगे हम किस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 10 लाख के असेट बचे हैं और अगर 2 पार्टनर हैं ए और बी 2 पार्टनर हैं और इनका रेशियो क्या है 3:2, तो 6 लाख इनको मिलेंगे, असेट इनको मिलेंगे, 4 लाख के इनको मिलेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं। कैश के केस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ड्यूरिंग द रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स रिफर्स टू द प्रोसेस सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिमेनिंग असेट्स ऑफ कैश। कैश भी एक तरह का असेट है, लेकिन देखिए इसके लिए हम पढ़ेंगे पीस मील मेथड। एक सेकेंड, कहाँ गया, या
क्या क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड क्या कहते हैं, दिस मेथड इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन कैश बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ ईच पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आपका जितना जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, जिसका 3 लाख है और जिसका मान लीजिए दूसरे पार्टनर का 2 लाख, इसका मतलब 3:2 का रेशियो होगा। कैपिटल, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, आपका क्या कैपिटल है उस हिसाब से कैश बांट दिया जाए। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका कहता है एक्सेस कैपिटल मेथड। दिस मेथड डिस्ट्रीब्यूट्स कैश इन सच अ वे दैट पार्टनर्स आर कंपेंसेटेड अंटिल देयर कैपिटल अकाउंट्स आर अलाइंड विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब तक कि, अब मान लीजिए कैपिटल अकाउंट में आपका 3 लाख है और बी, ए का 3 लाख है, बी का 2 लाख है, ठीक है, ए का 3 लाख है, बी का 2 लाख है, लेकिन पार्टनरशिप जो रेशियो है वो इक्वल है, 1:1 का है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 का है, तो ये बंदे का कैपिटल ज़्यादा है ना, तो इस केस में जो एक्सेस कैपिटल यानी जो 1 लाख ए का एक्स्ट्रा है उसको पे कर देंगे, तब तक पे करेंगे कैश से, अगर उसके बाद कुछ बचेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। लेकिन जब तक एक्सेस कैपिटल कुछ बचा हुआ है, किससे एक्सेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से एक्सेस, 1:1 के हिसाब से कितना कैपिटल होना चाहिए, अगर प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से देखिए तो 2 लाख इनका है तो 2 लाख भी इनका भी होना चाहिए था, लेकिन 1 लाख एक्स्ट्रा है प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से, तो पहले उस 1 लाख एक्स्ट्रा को कैश से पे कर देंगे। अब इनका 1 लाख पे कर दिया, अब इनका भी 2 लाख हो गया, इनका भी 2 लाख हो गया, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। अभी यहाँ पर मैंने एग्जांपल इक्वल लिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। ट्रीटमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स। Firm's property is applied first towards the payment of firm's debt, then the surplus, if any, is applied towards the payment of partner's private debt to the extent to which the concerned partner is entitled to। ठीक, कहानी में बताता हूँ आपको मैं आसान भाषा में। Partner's private property is applied first in payment of his private debts and surplus, if any, in the payments of। अब इसमें 2 तरीके की चीज़ है, डेट को पे करना है, ध्यान से सुनिए, डेट को पे करना है तो कोई ना कोई असेट चाहिए, कोई ना कोई प्रॉपर्टी चाहिए। भाई आपको किसी का उधार देना है तो आपको कम से कम असेट के रूप में कैश तो चाहिए, या कोई एसेट चाहिए, कुछ तो चाहिए आपके पास, तभी तो आप कुछ पे ऑफ करोगे। अगर फर्म के एसेट्स हैं या फर्म का कैश है या फर्म का पैसा है, तो पहले किस डेट को क्लियर करोगे, आप पहले क्लियर करोगे फर्म के डेट को, फर्म के पैसे से फर्म को डेट के क्लियर करोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फर्म के पास 5 लाख कैश पड़ा था, फर्म के पास 6 लाख उधार था, तो इस 5 लाख से पहले हम उसको उधार को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ बच जाता है, नॉर्मली तो बचता नहीं, अगर कुछ बच जाता है तो इसका यूज क्या हम प्राइवेट डेट को भरने में कर सकते हैं, मतलब सी ने किसी से लोन लिया था उसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कहां तक, क्योंकि देखिए क्यों कर सकते हैं पहले ये समझिए। आपको लगेगा ना कि पर्सनल के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, प्राइवेट के लिए डेट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जब हिसाब होगा तो आपको सी को भी कुछ पैसा देना ही पड़ेगा, उसकी पार्टनरशिप फर्म में कुछ कैपिटल रही होगी, कुछ प्रॉफिट में हिस्सा रहेगा तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, तो उस अमाउंट तक, उस हिस्से तक का प्राइवेट डेट आप फर्म के पैसे से भी पे ऑफ कर सकते हैं कि हम आपका डेट पे कर रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, हम आपको 1 लाख दें, उससे अच्छा है, मान लीजिए सी का 1 लाख बन रहा है तो उसको 1 लाख दे, उससे अच्छा हम उसका 80,000 का डेट क्लियर कर दें और 20,000 उसको कैश दे देंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। अब पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक पार्टनर है बी, उनका खुद का मकान है, उसको क्या यूज करेंगे, तो बी वाले के मकान से पहले बी के डेट को क्लियर करेंगे, मतलब उनका प्राइवेट, जाहिर सी बात जिसका पैसा उसका उधार क्लियर होगा। अगर उस उधार के बाद कुछ सरप्लस बचता है तो उससे हम फर्म के डेट को क्लियर करेंगे, लेकिन कहाँ तक करेंगे, हमें मिल कहाँ तक रहा था, जहां तक हमारी कैपेसिटी थी, हमको 1 लाख कैश बचा हुआ था मेरे पास, मुझे जो मिलना चाहिए था, हिसाब किया, ये आया कि मेरे को 1 लाख मिलना चाहिए था, तो आपने मेरे 80,000 का लोन पे कर दिया था, मुझे 20,000 दे दिया था जब फर्म का पैसा था, तो मैं मेरे पैसे से क्या करूंगा, मेरे पैसे से मैं फर्म का उतना ही उधार क्लियर करूंगा। अगर ये निकलता है कि मुझे फर्म को 50,000 रुपए देने हैं, मेरे ऊपर 50,000 निकलता है फर्म का, अब मुझे फर्म को 50,000 पे करने हैं, तो मैं चाहे 50,000 पे करूं या मैं 40,000 की लायबिलिटी क्लियर कर दूं, 10,000 कैश दे दूं या पूरे 50,000 की लायबिलिटी क्लियर कर दूं, समझ में आया। फर्म का पैसा होगा तो पहले फर्म के काम आएगा, उसके बाद प्राइवेट को हटा, प्राइवेट के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहीं तक जहां तक फर्म को, एबीसी लिमिटेड को ए, बी या सी को देना है। वहीं पे अगर बी की प्रॉपर्टी है और बी चाहते हैं कि पहले हम क्या करें, तो बी की प्रॉपर्टी से पहले बी का उधार, प्राइवेट उधार क्लियर होगा, उसके बाद बी की प्रॉपर्टी से एबीसी लिमिटेड का उधार क्लियर कर सकते हैं, लेकिन कहां तक, वहीं तक जहां तक के लिए बी लायबल है, जितना उसका बाकी है, बाकी के लिए नहीं, आप उसका सारा पैसा थोड़ी ले लोगे, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, पर इस लाइन को जब मैं, ये आपको पीडीएफ जो है, हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल, आप सर्च करोगे द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल, अब इस पीडीएफ के लास्ट में आपको दिख भी जाएगा नाम, द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल जो चैनल का नाम है। जब आप ये सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहां पे ये पीपीटी मिल जाएगी, तो जब इस पॉइंट को बार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब फर्म के बुक में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे उसकी बात हम लोग करेंगे। अब हम देखने वाले कि कौन कौन से अकाउंट हम बनाएंगे डिसोल्यूशन के टाइम पे। तो आपको, अगर जिसने क्लास की है रेगुलर, इससे पहले वाली भी सारी क्लासेस की है, तो उनको पता होगा कि ये वही अकाउंट है जो हमारे बार बनाते हैं।
चाहे हम एडमिशन कर रहे हो पार्टनर का, चाहे हम पार्टनर के रिटायरमेंट में बनाया था, चाहे हमने पार्टनर के डेथ में बनाया था, कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। सारी सी वैल्यूज को आप रियलाइज करोगे, असेट्स के सारे पैसे को देखोगे, आपके पास कितना असेट हो रहा है, 10 लाख का असेट है, लाइबिलिटी कितने की हो रही, 4 लाख की, तो हम 4 लाख पे करेंगे, 6 लाख बचेगा, उसको शेयर करेंगे। सारी कहानी हमने हर बार की है, तो अब आपको केवल सुनना है, बहुत ईजी है यहाँ से, ठीक है। तो क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट जो जानते हैं डिसोल्यूशन के टाइम बनता है। अब इसमें क्या देखना है, मैंने बार बार बताया, क्या एंट्री देखनी है, हाँ नजर मारनी है, याद क्या रखना है, प्रोसेस क्या है। पहले हम क्या करेंगे, सारे असेट को ट्रांसफर करेंगे, किसको छोड़ के? कैश इन हैंड को छोड़ के। एक क्वेश्चन, सबसे पहले क्या ट्रांसफर किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में? तो आंसर क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, असेट, लाइबिलिटी या कैश या बैंक। तो आपको क्या करना है, सारे असेट्स को सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग असेट्स इज नॉट ट्रांसफर्ड इनिशियली इन द रियलाइजेशन अकाउंट? तो आपको क्या बताना है कि कैश इन हैंड जो है उसको ट्रांसफर नहीं करते, बाकी सबको इनिशियली कर देते हैं, पहले स्टेज पे कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, असेट्स को करेंगे, किसको नहीं करेंगे? कैश इन हैंड को, यहाँ डाल लीजिए दिमाग में एकदम इसको। फिर सारे लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, पहले कैश को, फिर लाइबिलिटीज को, फिर असेट्स को रियलाइज करेंगे। रियलाइज का मतलब उसका पैसा लेंगे, ठीक है। अगर कैश मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अंदर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर पार्टनर ले जा रहे हैं तो पार्टनर को डेबिट कर देंगे। कोई समस्या यहाँ पे? अगर हमने पहले एसेट डाली थी और फिर हमने लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया, फिर हमने एसेट्स को रियलाइज किया, तो हमने एसेट डाली थी, एसेट को रियलाइज कर लिया, तो अब लाइबिलिटीज डाली, तो लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा। तो अब लाइबिलिटीज का सेटलमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो उसकी एंट्री, ठीक है। ये एक प्रोसेस का हिस्सा हो गया। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन में कुछ खर्चा आएगा तो उसको बियर करेंगे। टू कैश क्यों है? क्योंकि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, पार्टनर्स के पैसे से देंगे या कैश से देंगे, तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को बियर करेंगे, ठीक है। ये कब? जब रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रहा है। तो ए बी सी तीनों का अकाउंट डेबिट होगा, कुछ कैश देंगे तो कैश भी होगा, क्रेडिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहीं पे अगर कोई पार्टनर कहता है कि मुझे इतना पेमेंट करना ही है फर्म को, तो उसकी जगह मैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को देख लेता हूँ, तो सीधे उस पार्टनर के अकाउंट में डाल देंगे। When a firm agree to pay fixed amount to the partners towards realization, तो ये उसकी एंट्री है। क्या ये एंट्री इंपॉर्टेंट है? नहीं। क्या देखना है? लास्ट एंट्री फॉर क्लोजिंग द रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने का क्या तरीका है? 2 कंडीशन है, पहले भी पढ़ा है, फिर से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अगर लॉस होता है तो उस केस में क्या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे? नहीं, उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को 2 में डाल देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये दोनों एंट्री अच्छे से यहाँ याद कर लीजिएगा। बहुत सिंपल एंट्री है, मुझे पता है, लेकिन होता क्या है, जब आप एग्जामिनेशन प्रेशर में होते हो और वो पूछता है इन केस ऑफ लॉस विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड फॉर रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो आप क्या करते हो उस केस में, आप जब 4 ऑप्शन देखते हो तो जल्दी जल्दी में गलत वाला मार देते हो। वो उस समय पता नहीं क्या समझ में आता है, 90% लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये दोनों एंट्री लॉस की और प्रॉफिट की याद कर लीजिएगा। बाकी एंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार नजर डालनी है। तरीका याद रखना है कि पहले रिजोल्यूशन में हम क्या डालेंगे, पहले हम सारे एसेट्स को लिखेंगे, फिर हम लाइबिलिटीज को लिखेंगे, फिर हम एसेट्स को रियलाइज कर देंगे, फिर हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो इधर, लॉस होगा तो इधर। ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है जो आप पहले भी 3 बार देख चुके हो, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आप बता रहे हो कि पहले 3 बार देख रखे हो तो फिर आपने पीपीटी में डाला क्यों? उसके पीछे कारण ये है कि कई लोग आज क्लास को पहली बार कर रहे होंगे। दूसरा, कई लोगों ने, जैसे होता है कि मान लीजिए मुझे रिटायरमेंट वाला टॉपिक आता है तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा, टाइम कम बचा है, तो मैंने कहा कि भाई डिसोल्यूशन वाला मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, डिसोल्यूशन पढ़ लेते हैं। इसलिए मैं हर पीपीटी में सब कुछ डाल देता हूँ कि आपको नुकसान ना हो अगर आप एक ही क्लास कर रहे हो तो। लेकिन अगर आपने पिछली क्लासेस की है तो सब समझा हुआ है। पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे ट्रीट करते हैं? वैसे ही जैसा आपने एडमिशन में और रिटायरमेंट में किया था, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल अकाउंट में भी वैसे ही ट्रांसफर करते हैं, सब कुछ सेम है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ पढ़ने जैसा नहीं है, खाली क्या पढ़ने जैसा है, ये टॉपिक इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। अ पार्टनर इन अ फर्म इज कंसिडर्ड इंसॉल्वेंट कब? जब उनका डेबिट बैलेंस हो जाए इन देयर कैपिटल अकाउंट एंड आर अनेबल टू कवर इट। डेबिट बैलेंस हो जाए कैपिटल अकाउंट में, अनेबल टू कवर इट, ये तो पता नहीं क्या बड़ा मुश्किल सा चीज़ है, कुछ नहीं। सीधी सी बात ये है, नॉर्मली कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। मैंने फर्म को 3 लाख दिए हैं तो मेरा अकाउंट 3 लाख से क्रेडिटेड है, ठीक है। मतलब मैंने 3 लाख दिए, ये मतलब मेरा 3 लाख किसके ऊपर है? फर्म के ऊपर है। ए बी सी, ये दीजिए, ये मैं पार्टनर ए हूँ, ये मेरी फर्म है ए बी सी। जब मेरा क्रेडिट बैलेंस रहता है तो मेरी कैपिटल 3 लाख है, तो ये फर्म की लाइबिलिटी होती है ना कैपिटल, आपको ये पता होगा क्या कैपिटल लाइबिलिटी होती है फर्म की। तो ये फर्म के ऊपर मेरी 3 लाख की लाइबिलिटी है, फर्म को कभी ना कभी मुझे 3 लाख देने पड़ेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है। इंसॉल्वेंसी की कंडीशन उल्टी है। फर्म का आपके ऊपर 5 लाख निकल रहा है, 2 बार वो कह चुके हैं कि भैया 5 लाख दीजिए,
आप कह रहे दे रहे हैं, 1 महीना हुआ आपने नहीं दिया, फिर कह रहे हैं दीजिए, नहीं दिया, 3 महीना हुआ नहीं दिया, अब कब तक नहीं मांगेंगे? इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट की कंडीशन कि आपसे फर्म पैसा मांग रहा है, फर्म के ऊपर, आपके ऊपर फर्म की लायबिलिटी है और आप उसको पे ऑफ नहीं कर पा रहे, आप उसको दे नहीं पा रहे हो, तो इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी की कंडीशन। ये इतनी कहानी जब आप पढ़ते हो आपको लगता है बड़ी मुश्किल चीज़ है, पर आप समझ में आया क्या? बहुत सिंपल सी चीज़ है कि फर्म का आपके आसान भाषा में, चलिए अगर आप बिल्कुल एकदम नॉन कॉमर्स के बैकग्राउंड के हैं, लेमैन है, वैसे तो आप एमकॉम कर रहे होंगे तो आपको मैं मानता हूँ कि आपको ये सब समझ में आता होगा, नहीं भी आता है तो भाई जब आपको फर्म को कुछ पैसे देने हैं और आप वो देने में सक्षम नहीं, एबीसी लिमिटेड आपसे कह रहा है भाई जरा 10 लाख लाओ, आपका ये उधार बन रहा है, आपको 10 लाख पे करना है, आप कह रहे हो दे रहा हूँ, नहीं दे पा रहे हो, दैट इज केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। यही तो लोन में भी होता है ना, बैंक से आपने लोन लिया, पे नहीं कर पा रहे तो आप इंसॉल्वेंट ही तो माने जाते हो, वही चीज़ है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जब एक पार्टनर को माना जाता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। The partner ceases to be a partner on the date of adjudication order. The partner state is not liable for any acts of the firm after the adjudication date. जैसे मान लीजिए आपको आज मैंने इंसॉल्वेंट बी को एबीसी लिमिटेड ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा दिया कोर्ट में जाके, ये इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट होने के बाद से क्या क्या फर्क पड़ेगा? पहला कंडीशन, अब से वो फर्म का पार्टनर नहीं है, आज की डेट के बाद से कोई भी लाइबिलिटी उनकी नहीं होगी, क्योंकि अब तो वो फर्म से अलग है। तीसरा, द फर्म इज नॉट लाइबल। जैसे फर्म, जब आप दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप खराब होता है, तो जब अगर बी पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबल नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म भी बी के लिए लायबल नहीं है। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई गलती की तो क्या बी अरेस्ट होंगे? नहीं। लेकिन क्या अगर कोई बी ने कोई गलती की तो उसके लिए पार्टनरशिप फर्म पेमेंट करेगी? नहीं। आप सब अलग हो गए, ठीक है, उनको हटा दिया गया। When capitals are fluctuating या when all partners are insolvent, where the capitals are maintained on fluctuating method, the actual capital of each partner at the date of dissolution is determined by adjustment of the balances of reserve fund, debit balance और credit balance। ठीक है, ये कहाँ से यहाँ आ गया, इसको हटाइए, इसको भूल जाइए, इसको मत देखिए। जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते तब कभी मुझे लगता है किसी चीज़ का आगे पीछे आ गया, इसको भूल जाइए, किसी काम का नहीं है, बार बार काट देता हूँ उसको मैं, नहीं तो आप लोग पढ़ेंगे। जब ये पीडीएफ भी आपके पास आएगी ध्यान रखिए, मैं कोशिश करूँगा इसको हटवा दूँ, अगर नहीं बैठेगा तो ये बेकार चीज़, इसको मत पढ़िए। When all partners are insolvent, जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं। जब फर्म किसी के केस, आप मान लीजिए मैं फर्म का पैसा नहीं दे पा रहा था, तब तो माना गया कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ। मान लीजिए फर्म को किसी को 3 लाख देने हैं, एबीसी लिमिटेड को, एबीसी लिमिटेड है, इनको 3 लाख देने हैं डी को, और फर्म 3 महीने से पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? ना इनके पास पैसा है, ना इनके पास पैसा है, ना इनके पास पैसा है। अगर इनमें से किसी के पास भी होता तो कोई एक दे देता ना, और कहता कि बाद में मैं सबसे ले लूंगा 50-50 हज़ार। इसका मतलब फर्म के पास ही पैसा नहीं है, ठीक है, फर्म के पास ही पैसा। ऑल द पार्टनर्स आर सेड टू बी इंसॉल्वेंट। इन फैक्ट इट इज अ केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द फर्म एज सच। जब फर्म को किसी को पेमेंट करना है, कुछ क्लेम है और फर्म उसको पे ऑफ नहीं की जाती, तो सारे पार्टनर्स को इंसॉल्वेंट मान लेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं। द लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, द अवेलेबल कैश देन शुड बी यूज्ड टू पे द लायबिलिटीज। वो हमने पढ़ा कि कैश को लायबिलिटीज को पे करने के लिए यूज करना चाहिए, सारी कहानी ये। अच्छा बताइए, मैं इतनी कहानी को जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ चीज़ों को, आपने देखा कि मैं बहुत डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, और कुछ चीज़ों को मैं कह रहा हूँ कि ये सब कहानी है। तो आपको क्या करना है, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ यूनिट 2 सबसे लेंदी यूनिट है। जब आप 10 यूनिट का सिलेबस देखेंगे तो क्योंकि इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, कैपिटल अकाउंटिंग भी, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको बहुत ध्यान देना है, जो चीज़ें कम इंपॉर्टेंट उनको केवल देखते चलना है। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करोगे तभी तैयारी अच्छी हो पाएगी। अभी आपका जून का रिजल्ट आया, आपने देखा कट ऑफ किस लेवल तक जा रहा है, 99.8 परसेंटाइल तक जेआरएफ का कट ऑफ जा रहा है। मतलब 200 नंबर, 190 नंबर, 195, 193 के ऊपर है कट ऑफ जेआरएफ का, तो जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी 5-10 नंबर ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, रिजर्वेशन से भी 5-10 नंबर, 15 नंबर ऊपर नीचे होता है। और आपने भी देखा नॉर्मलाइजेशन का भी नुकसान मिल रहा है। शिफ्ट 2 में भी किसी का नॉर्मलाइजेशन होके पता लगा किसी का 180 बन रहा था, नॉर्मलाइज होकर के 165 हो गया, 15 नंबर कट गए। तो आपको 10-15 नंबर, 20 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के चलना है कि कोई अनफोर्सीन कंडीशन हो जाए तो हम कम से कम उसको कवर कर पाएँ। तो दिसंबर अटेम्प्ट में ऐसी कोई गलती ना हो, इसलिए ध्यान ये रखना है कि पढ़ना सब है, थोड़ा थोड़ा देखते सब चलना है। अगर ये टॉपिक कम इंपॉर्टेंट था तो मैंने डाला क्यों? क्योंकि देखना सब पड़ेगा आपको, लेकिन ध्यान उन टॉपिक पे ज़्यादा देना है जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जिससे आते हैं। इसीलिए हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी तैयारी लगातार करा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको तो पहले 3-4 काम करने हैं। पहले तो आपको कमेंट सेक्शन में आदत डालिए, कमेंट सेक्शन में आपको फीडबैक देना है, वीडियो अच्छी लगी, कुछ नहीं समझ में आया तो क्वेरी रेज करनी कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आई, और कुछ समझ में आया तो भैया आप बिल्कुल अप्रिशिएट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो वीडियो को करना ही है, वो तो सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। साथ में एक चैनल है द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल टेलीग्राम पे, जो मैंने पीपीटी यूज़ की ना, जिसपे सारे पॉइंट्स लिखे, ये पीपीटी मैं उस चैनल पे डाल देता हूँ। तो उस चैनल पे जाकर के आप पूरी पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। ये काम भी आप कर सकते हैं।
अगले लेक्चर में मिलेंगे जहां पे हम पार्टनरशिप फॉर्म तो खत्म कर चुके, तो अगला टॉपिक जो यूनिट 2 का वहां से शुरू करेंगे और मुश्किल से 3 से 4 लेक्चर में यूनिट 2 खत्म कर देंगे। कोशिश करेंगे 30 नवंबर अगर आप लोग हमारा साथ दोगे तो 30 नवंबर से पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे ताकि आप रिवाइज कर पाओ। आपको क्या साथ देना है? आपको ये साथ देना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, कमेंट सेक्शन बनाना है, कमेंट करना है वीडियो पर, लाइक करना ताकि हमारी थोड़ी रीच भी बढ़े और प्लस हमें थोड़ा समझ में भी आया कि इससे किसी को बेनिफिट हो रहा है। अगर हम अपना टाइम निकाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं तो पता तो चलना चाहिए कि किसी को फायदा हो रहा है। चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।